हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट एजुकेशन। जो सेकंड पेपर हमारा एजुकेशन का होता है उसके पीवाईक्यू कम से कम 1000 क्वेश्चन अगर आप तो उनको रिपीट कर करके बार बार से लगाएंगे तो उससे इतना कन्फर्म है कि नेट हो जाएगा। बट 3-4 महीनों में जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक इसकी काफ़ी पीवाईक्यू लगाते रहे तो उससे उनका आइडिया हो जाता है। और फिर ये क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए, तो इनको फिर एनालिसिस भी करें। एनालिसिस करने से 4 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन आंसर का रहता है और 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस दर्शनशास्त्र द्वारा इस विचार को अक्सर किया गया है कि शिक्षक केवल उन्हीं शब्दों और वाक्यों को पढ़ाए और प्रयोग करे जिन्हें प्रयोग के आधार पर सत्य या असत्य सिद्ध किया जा सकता है। तो कहीं भी आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट जैसा कोई वर्ड आता है या फिर प्रूफ करने जैसा वाला वर्ड आता है तो उसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो अभी हम जो फर्स्ट वीडियो है अभी इसमें आपको आंसर हम सिर्फ बोल कर ही बताएंगे, क्योंकि अभी इसमें साइन वाला जो मेरा ऐप है इसमें साइन वाला निशान नहीं आ रहा है। तो अभी हम बोलकर बता रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड आंसर किस लिए है। तर्क संगत प्रत्यक्षवाद, इसको बोलते हैं लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि देखो क्वेश्चन में ही लिखा है शब्दों और वाक्यों को पढ़ाएंगे प्रयोग करें जिन्हें प्रयोग के आधार, मतलब जहाँ एक्सपेरिमेंट होगा तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ लॉजिक लगाया जाता है और पॉजिटिविस्ट होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस विचार का संबंध तर्कसंगत विश्लेषण, तार्किक प्रत्यक्षवाद और तर्कसंगत अनुभवाद के आंदोलन से नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या मतलब है, तर्कसंगत में कौन कौन से है, विक्सनस्टाइन है, एजी एयर है, बर्ट्रैंड रसेल है, हेनरी बर्गसा इसके जो तर्कसंगत विश्लेषण तार्किक प्रत्यक्षवाद इसके अनुभववाद के आंदोलन में ये शामिल नहीं हुए थे, हेनरी बर्गसा। थर्ड क्वेश्चन भी आता है, कक्षा प्रशासन की मॉनिटर प्रणाली की शिक्षण पद्धति किस शिक्षा द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तो जो भी हमारी कक्षा प्रशासन मतलब अगर इसकी बात करें कि ये क्रियान्वित किया गया था इस्लामी, और वैसे ये वैदिक से स्टार्ट हुआ था। बट इसको और इसका क्या मतलब होता है, मॉनिटर प्रणाली का जैसे होता है ना, कक्षा में अगर टीचर नहीं है तो फिर कोई भी एक स्टूडेंट जो जिम्मेदार हो उसको मतलब वो बता दिया जाता है कि वो कक्षा में उनके अनुपस्थिति में जिम्मेदारी निभाए। तो इसका आंसर है थर्ड का आंसर है थर्ड, इस्लामी शिक्षा द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन, छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, इसे कहा जा सकता है शिक्षा का दर्शन। शिक्षा में दर्शन, शिक्षा के लिए दर्शन, इसमें क्या है, समस्या के समाधान के लिए। मतलब शिक्षा का दर्शन का मतलब है समेटिव इवैल्यूएशन, और के लिए दर्शन क्या आता है कि उसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और जैसे क्लास में कोई भी मतलब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बीच में उनकी बीच में क्वेश्चन के आंसर देता रहता है, तो यहीं से आप उसको वो करेंगे, मतलब को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है। समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपने दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, इसे कहा जाता है, इसका है शिक्षा के लिए दर्शन। और क्वेश्चन नंबर 5, बिना किसी किंतु परंतु के सत्य का निरुपाधिक रूप ही छात्रों का निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए, यह कथन है। इसमें क्वेश्चन नंबर का कांट, बिना किसी किंतु परंतु, जैसे इसमें एक कोटेशन दी हुई है बिना किसी किंतु परंतु, तो यहीं से आप इसे को रिलेट कर लेंगे, याद करेंगे किंतु परंतु, किंतु से क्या बनता है, कांट। तो ये श्रृंखला हम आज ही से स्टार्ट करें। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसे थोड़ा सा और इसमें सुधार करेंगे। बिकॉज़ अभी जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा सा मतलब जैसे क्वेश्चन आंसर में टिक मार्क वगैरह लगाते हैं तो अभी वो ऑप्शन उसमें नहीं आ रहा है, उसमें सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर इस्लामी शिक्षा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है शिक्षा के लिए दर्शन, बिना किंतु परंतु के सत्य का निर्बाधिक रूप से। इसमें किंतु परंतु ये तो डेफिनेशन है, इसको कोटेशन से याद, किंतु मतलब कांट। तो थर्ड क्वेश्चन के बता दिया कि कक्षा प्रशासन की मॉनिटर प्रणाली क्या होती है। मॉनिटर प्रणाली वही होती है जब
एक शिक्षक उसमें अनुपस्थित है और जो भी वहाँ का जिम्मेदार या फिर कोई एक मॉनिटर बना दिया जाता है जो अच्छे से उसको कवर कर सके और मैनेज कर सके क्लास हो या फिर कोई भी एक ऐसी वो होता है। और फोर्थ क्वेश्चन का मतलब है समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, इसे कहा जा सकता है। अब छठा क्वेश्चन, व्यवहारिक अभिविन्यास वाला शिक्षक निम्नलिखित किस पर विश्वास करते हुए झिझकेगा। व्यवहारिक अभिविन्यास वाला शिक्षक मतलब इसमें क्या होता है, दैनंदिन, इसका आंसर है दैनंदिन व्यवहार। व्यवहारिक अभिविन्यास वाला शिक्षक व्यवहारिक अभिविन्यास तथा सृजनात्मक शिक्षा हमेशा परंपरावादी व्यवहार तथा दैनंदिन व्यवहार करने में हमेशा झिझकेगा, क्योंकि हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। व्यवहारिक वही होता है जो जैसे एक्सपेरिमेंटल होता है, मान लीजिए प्रैक्टिकली होता है, तो वो वही है कि व्यवहारिक जो एक इसमें क्रिएटिव शिक्षक भी आएगा, हमेशा परंपरावादी व्यवहार तथा दैनंदिन व्यवहार करने में हमेशा झिझकेगा। जो भी मतलब क्रिएटिव टीचर होगा वो दैनंदिन व्यवहार, अंतरात्मा की आवाज़, अनुभूत आवश्यकता, अंतिम परिणाम, इसका सेकंड क्वेश्चन होगा दैनंदिन व्यवहार। और 7, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के यथार्थवादी संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। तो इसमें क्या है, अधिगमकर्ता को उसकी अपनी नियति पर छोड़ना होता है। जो 7 क्वेश्चन है इसमें दिया गया है फोर्थ आंसर, अधिगमकर्ता को उसकी अपनी नियति पर छोड़ना होता है। बाकी भी इसके एक बार चेक कर लेते हैं। विशेष बच्चों को वंशानुक्रम में प्राप्त होते हैं। विशेषक, सही बात है। यथार्थ, अधिगम एक व्यवहारिक घटना है। शिक्षक का प्रोत्साहन अधिगमकर्ता के विकास में सहायक होता है। तो इसमें यही है यथार्थवादी, मतलब जो रियलिज्म हमारा रियलिज्म फिलोसफी है उसमें जो भी प्रिंसिपल है इसमें बताया गया, रियलिज्म फिलोसफी इन चारों में से कौन सी नहीं होगी। तो उसकी अपनी नियति पर नहीं छोड़ता है, अपनी नियति पर छोड़ता है प्राकृतिक। जो नेचुरल फिलोसफी है उसमें अपनी नियति पर छोड़ा जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें है कि जो रियल है, जो दिख रहा है वही है। जैसे विशेषक बच्चे को वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, कुछ होता है ना, जैसे एनवायरनमेंट या फिर हेरिडिटी, इनसे ही कुछ बच्चों में विशेषताएं ज़रूर रहती हैं। अधिगम एक व्यवहारिक घटना, अधिगम व्यवहारिक घटना है, ये बात सही है कि जैसे आप कहीं भी कुछ भी करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं अपने व्यवहार के, या फिर किसी भी रहते हुए, कहीं भी रहते हुए, तो कहीं ना कहीं आप, ये अधिगम एक व्यवहार पर घटना है। और क्वेश्चन नंबर 8, अस्तित्ववादी विचारकों की निम्न सूची में ईश्वर की धारणा को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था। क्योंकि अस्तित्ववादी ऐसी एक फिलोसफी है, इसमें मतलब ईश्वर को नहीं माना गया था, बट इसमें कुछ एक वो रही हैं जो मानते हैं, जैसे किर्कगार्ड है, ईश्वर की धारणा को इन्होंने मतलब माना था कि हाँ ईश्वर कोई चीज़ होता है। तो इसमें सार्त्र, कार्ल जैस्पर, मार्टिन लूथर, इससे ये याद करना में आसानी होगी। जैसे अस्तित्ववादी फिलोसफी है, इसमें सार्त्र, कार्ल जैस्पर, मार्टिन लूथर, ये सभी ही, सोरेन किर्कगार्ड, और इसके भी अलावा नाम है पास्कल, ग्रेबियन मार्गल। ईश्वरवादी अस्तित्व के अनुसार ईश्वरवादी धारा के केंद्र में ईश्वर है। तो इसमें किर्कगार्ड सिर्फ मानते हैं कि हाँ ईश्वर नाम की कोई चीज़ है फिलोसफी में। और 9 क्वेश्चन है, वेदांती शिक्षक को भौतिक वस्तु के उपयोग से ऐतराज नहीं होगा। सेकंड इसमें क्या आता है, माया भ्रामक है इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें अगर बिकोज लगाएंगे, वेदांती शिक्षक को भौतिक वस्तुओं के उपयोग से ऐतराज नहीं होगा क्योंकि माया भ्रामक है इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों क्वेश्चन के आंसर सही हैं, दोनों अभिकथन भी सही है और कारण भी, उसका रीज़न भी सही है, बट इसमें अगर बिकोज लगा रहे हैं तो इसका मैच नहीं बैठ रहा है। वेदांती शिक्षक को भौतिक वस्तुओं के उपयोग में ऐतराज नहीं होगा, ये भी बात सही है। और माया भ्रामक है इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बट इसका आंसर ये हुआ ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही कारण नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में बिकॉज लगा के अगर देखा जाता है, अगर रीजन मैच कर जाता है, मान लीजिए वेदांती शिक्षक को भौतिक वस्तु के उपयोग से ऐतराज नहीं होगा क्योंकि इस आगे
10th क्वेश्चन पे हम आ गए गांधी जी। गांधी जी मैच करेंगे। इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और बहुत अच्छे भी रहते हैं। एक का पता रहता है तो कई बार सारे क्वेश्चन इसमें ठीक हो जाते हैं। जैसे गांधी जी कौन से, सभी को पता है कि गांधी जी कौन सी शिक्षा पे विश्वास करते थे, प्राथमिक शिक्षा। टैगोर को आप मैच करेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा, क्योंकि जो इंडियन फिलोसफर एजुकेशनिस्ट थे टैगोर, उनका क्या था, प्रकृतिवादी शिक्षा। और अरविंदो थे, अरविंदो का एक वो थी टैगलाइन, तो कि वो जो अनिवार्य शिक्षा है, जो कंपलसरी है, वो उन्होंने एक टैगलाइन दी थी अरविंदो की, अनिवार्य शिक्षा। सी का फर्स्ट से मिलाएंगे, गांधी जी को प्राथमिक शिक्षा ए को फोर्थ से मिलाएंगे, मतलब नंबर 2 क्वेश्चन सही है इसमें। सी का थर्ड अरविंदो का अनिवार्य शिक्षा ए का फर्स्ट है। तो इसके ऑप्शन नीचे हैं। विवेकानंद को मानव निर्मात्री शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक समाजशास्त्री अपेक्षाकृत अधिक संबंधित है। आधुनिक समाजशास्त्री मतलब जो कि मॉडर्न सोशलिस्ट हैं, वो अपेक्षाकृत अधिक संबंधित मतलब किससे संबंधित है आधुनिक समाजशास्त्री। सभी इनके जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है उनको पढ़ लेते हैं, बट अभी हम आंसर बताते हैं कि आधुनिक समाजशास्त्री अधिक संबंधित किससे होते हैं, समकालीन समाज और वर्तमान समस्याओं का अध्ययन। मतलब आधुनिक जो मॉडर्न टाइम है, समकालीन का कंटेम्प्रेरी यही होता है, वर्तमान। अभी सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मनुष्य और संस्थाओं के सामाजिक विकास का अध्ययन। नहीं, आधुनिक समाज का ये मतलब नहीं है। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विज्ञान और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का अध्ययन, ये भी नहीं है। इसके सदस्यों के सामाजिक जीवन का अध्ययन, ये भी नहीं है। आधुनिक समाजशास्त्री अपेक्षाकृत अधिक संबंधित इसी को है, समकालीन समाजों और वर्तमान समस्याओं का अध्ययन। आज के टाइम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आज से रिलेटेड ही आते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 12 वो चला गया आगे, बट उसका जो आंसर था अनुच्छेद 15 था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव निषेध का संबंध है। वो ऑप्शन में था अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अभी देखो दूसरा 10वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन दिखा। 10 वाला क्वेश्चन था, इसका थर्ड ऑप्शन है, ए का फोर्थ, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का बी। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से देख लें। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव निषेध का संबंध है। इसका मतलब है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव। तो इससे याद रखेंगे अनुच्छेद 15 काफ़ी पूछा जाता है। और अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में शिक्षक को माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका भारत के संविधान में इसका 86वां संशोधन हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया भाग बनाकर भाग 4A के अनुच्छेद 51A के रूप में जोड़ा गया। और इसमें क्या था, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, पर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ये जो था 11वां कर्तव्य था। 14 महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ 1989 को हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। इसमें क्या खास बात थी, महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था। जो महिला समाख्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र के खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं की शिक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ होता 1989 में। क्वेश्चन नंबर 15 में समाज के मुख्य संसाधन के रूप में किसे सामाजिक प्रयोग के लिए उपयुक्त माना गया। तो इसमें क्या था, मुख्य संसाधन के रूप में सामाजिक प्रयोग में जो ऑफिशियल आता है वो क्या आता है, विद्यालय। तो इसमें इसका एक बार एक्सप्लेनेशन किस तरीके से पढ़ेंगे। समाज के मुख्य संसाधन
के रूप में विद्यालय को सामाजिक प्रयोग के लिए उपयुक्त मानित, क्योंकि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। कई बार ये परिभाषा आपने पढ़ी होगी। समाज की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार विद्यालय में जो भी करिकुलम तैयार किया जाता है ताकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मतलब क्वेश्चन से ही समझ में आता है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कम से कम 50% जिनका आप देखकर थोड़ा सा अगर उसको मतलब रिलेट करें तो वो आंसर सही जाता है। 13 14 13 का 86वां संविधान संशोधन, 13 का आंसर था 2 और 14 महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 फोर्थ ऑप्शन सही था 14 का। 15 का क्या था सही, इसमें था विद्यालय। सामाजिक स्तरण का अर्थ उपयुक्त, सामाजिक स्तरण का सर्वोपयुक्त उदाहरण है क्या है? एक क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों पर जीवन स्तर, विभिन्न स्तरों में समाज का विभाजन, चतुर्श्रेणी सरकारी कर्मचारियों का असली बस्ती में रहना। कुछ और निम्न वर्गों में इसका सी और डी दोनों आएगा, क्योंकि स्तरीकरण होता है ना, जैसे मतलब स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। सी और डी में क्या है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अलग बस्ती में रहना, उच्च और निम्न वर्गों का समाज में अस्तित्व। इस तरीके से इसका सांस्कृतिक संक्रमण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है? संस्कृति संक्रमण एक राष्ट्रीय संस्कृति पर विकसित गुणों का प्रभाव। इसका पहले आंसर देख लेते हैं। सांस्कृतिक संक्रमण एक प्रक्रिया, इसमें देश की सांस्कृतिक अनिवार्यता से प्रभावित होना, मतलब जो भी हमारी संस्कृति है और उनका है, जैसे कितनी सब लोगों की अलग अलग कल्चर है, तो उसका वही था थर्ड ऑप्शन सही। 18 नेशनल कमीशन वीमेन एक्ट 19, अभी इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे ही आप मैच कर लीजिए। नेशनल कमीशन वीमेन एक्ट का ऑप्शन है 1990। नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस 1993 आएगा। नेशनल कमीशन वुमेन एक्ट आएगा 1990। नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस आएगा 1993। सूचना का अधिकार अधिनियम, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और पर्सनल विद डिसेबिलिटी ये 1995। जैसे इसमें था PWD एक्ट, कौन से में आएगा? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। तो इसका आंसर आएगा 1995। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 से मैच करिएगा। नेशनल वुमेन बैकवर्ड क्लासेस 93 से 1993। इससे आपका लाइन भी होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्सनल विद डिसेबिलिटी का 1995। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से अवरोधक समझा गया है। जब सोशल चेंज होता है तो इनमें से जो भी बैरियर है इसमें कौन सा है जो एकदम सफिशिएंट है आंसर में? तो इसमें है अवरोधक, मतलब औद्योगिकरण, विज्ञान और तकनीकी, ये थोड़े अवरोधक हो सकता है जो भी सामाजिक चेंज है। राजनीति भी नहीं हो सकती, औद्योगिकरण में क्षेत्रीयता हो सकती है। और एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है, इसका है ऑप्शन मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा में समन्वय। और पियाजे की दृष्टि से 7 से 12 वर्ष की अवस्था को 0 से 2 वाले में शैशवावस्था, 2 से 7, 7 से 12 मूर्त संक्रियात्मक, इसका है मूर्त संक्रियात्मक। 23 क्वेश्चन, 21 का है फर्स्ट, 22 का है थर्ड। 23 बुद्धिमान सिद्धांत के विकास में, जैसे इसमें एक क्या है पियाजे की, ये बहुत क्वेश्चन आता है पियाजे की एक बार। अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया, अगर इन चारों जो भी स्टेजेस दी हुई है या फिर स्ट्रक्चर आता है माइंड का स्ट्रक्चर, वो मतलब है माइंड का नहीं, वो तो
जो ये एक स्ट्रक्चर भी आता है ना, मतलब जिसमें जैसे वो इन्होंने अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो भी इन्होंने कुछ एक मतलब स्पेशल कोई 3 से 4 वर्ग के सीखने की अवस्थाएं किस किस से होती है, इंसान संज्ञान की दृष्टि से बच्चा कैसे सीखता है। इन्होंने बताया था कि बच्चा व्यवहार से नहीं सीखता है, संज्ञानवादी थे, माइंड से या फिर उसमें रह के देख के सीखता है, समझ से अपनी। तो कंस्ट्रक्टिव इसमें इसको कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग भी कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टिव से संरचनात्मक तरीके से सीखता है। 23 बुद्धि सिद्धांत के निगाह कौन सा क्रम सर्वाधिक सही है, मतलब पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा आया। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का आया ए, स्पीयरमैन सबसे पहले आए, उसके बाद बर्ट आए, उसके बाद आए गिलफोर्ड, सबसे लास्ट में आए गोलमैन। तो इसका आंसर होगा बी, ए स्पीयरमैन, फिर बर्ट, स्पीयरमैन, बर्ट, स्पीयरमैन, बर्ट, फिर आए लास्ट में गोलमैन सबसे लास्ट में आए थे। गिलफोर्ड की बुद्धि का स्पीयरमैन, बर्ट, गिलफोर्ड। फिर 24 का इसका 23 का ट्रू आंसर है। 24 का थॉर्नडाइक के अधिगम में प्रभाव के नियम निम्नलिखित प्रतिमान को प्रत्याशित किया गया था। 24 का आएगा थॉर्नडाइक के जो अधिगम थे उसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन था, क्योंकि वो उनका उससे जो प्रभाव का निम्नलिखित में से किस क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रतिमा अधिगम करता किसी प्रबलन संकेत के बिना कष्टवर्ती अपवर्ती उद्दीपक से बचाव करता है। इसका आंसर 25 का आंसर है फोर्थ, पलायन प्रशिक्षण। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पद्धति में अधिगम करता किस प्रबलन संकेतक के बिना कष्टवर्ती अपवर्ती उद्दीपक से बचाव कर सकता है। क्रिया अगला क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो गए। अब 26 हल की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्न से किसे अगोचर माना गया है। पूर्वबलन, इसमें अधिगम प्रणाली के अंतर्गत पूर्व प्रबलनों की संख्या को अगोचर माना गया है। इसमें जो ऑप्शन बताया गया पूर्व प्रबलनों की संख्या, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका यही आंसर होगा, पूर्व प्रबलनों की संख्या जो अगोचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हल की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उसमें से बहुत काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बस आते हैं इसी से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस तरह की जो एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है वो भी लाएँ। 27 देखते हैं। सोसाक्ष्य के अनुसार प्रबलन की अधोलिखित अनुसूची में किसके अंदर अनुक्रिया अर्जुन अपेक्षा की तरह क्षिप्र होता है। तो इसका है अविराम अनुसूची। अविराम अनुसूची निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरण के अंतर्वस्तु सिद्धांत संघर्षों से जोड़ा जा सकता है। अंतर्वस्तु सिद्धांत का है मास्लो। इसका आंसर है शोध के साक्ष्य के प्रबलन को अधोलिखित अनुसूची के अंदर अनुक्रिया क्षिप्र होता है अविराम अनुसूची। इसमें कई प्रकार की सूची होती है, जैसे इंटरवल रेशियो और इंटरवल मतलब वेरिएबल और रेशियो वेरिएबल, रेशियो वेरिएबल, रेशियो इंटरवल। तो इनको भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। 28 निम्नलिखित के अभिप्रेरण के अंतर्वस्तु सिद्धांत, इसका आंसर था मास्लो का आवश्यकता में सिद्धांत। 29 फ्राइड की व्यक्ति संबंधी मनोविज्ञान धारणा के अनुसार इनमें से कौन सा मनोऊर्जा का संसूचक है। मनोऊर्जा का संसूचक ये फ्राइड वाला था जो मैंने अभी पीछे बताया था ना, स्ट्रक्चर, माइंड का स्ट्रक्चर। तो ये फ्राइड की जो थ्योरी है, फ्राइड और जीन पियाजे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर होगा इदम, इड, ईगो, सुपर ईगो। मतलब इसका अभी तो हम आंसर ही देखें, अगला क्वेश्चन देखें। 30 क्वेश्चन है व्यक्ति के किस पक्ष के बचाव हेतु रक्षा योग्यता उपयुक्त होती है। जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम किसको बचाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर हम देख अचेतन रूप में इदम के लिए, जो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें ईड के लिए जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कुछ भी घटना हो जाती है तो मान लो इस तरह के ये जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे क्या क्या होता है, समिशन होता है, सब्लिमेशन होता है, रैशनलाइजेशन होता है
और उस तरह की काफ़ी रिप्रेशन होता है, सप्रेशन होता है। तो ये सब इसका आंसर क्या आएगा चेतन रूप में इदम के लिए। तो इसका क्वेश्चन था 30 का हमारा जो है डी आंसर आएगा, चेतन रूप से इदम अहम के लिए आएगा, ना कि इदम के लिए। 4th, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगे तो आप उस कमेंट में बता सकते हैं। 31 देखते हैं। व्यक्ति की व्याख्या हेतुदरी की सूची कितने अंतर्नरी एवं जो इंटरनल और एक्सटर्नल की अवधारणा को किसने दिया था? तो 30 इसका जुंग ने दिया था। जुंग के अनुसार जब पुरुष में कुछ गुण महिलाओं के में पाए जाए तो उन्हें अंतर्नारी और उसके विपरीत हो तो अंतर्नर कहलाता है। इसका ये है। और 32 देखते हैं आगे। 32 आगे 32, 29, 30, 31, 32 देखते हैं